बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल वॉल देख ली थी। आज हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। बेटा अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, ये सेल वॉल के नीचे होती है। ये सेल वॉल है, ये बेटा सेल वॉल है, और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म और ये ऑर्गेनेल्स सब इसमें आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ये साइटोप्लाज्म है, बाहर सेल वॉल है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री बनाती है। यहाँ पर न्यूक्लियस है, ER, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सब ऑर्गेनेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर और प्लस उसमें कुछ ऑर्गेनेल। तो ये जो ऑर्गेनेल्स हैं बेटा, ये एक बाउंड्री से घिरे हुए हैं, उस बाउंड्री का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ज़रा ध्यान देना कि एनिमल सेल में ये आउटर बाउंड्री बनाती है, प्लांट सेल या फंजाई सेल में ये सेल वॉल के नीचे मिलती है। लेकिन ये लास्ट लिविंग कंपोनेंट है सेल का, क्योंकि इसके बाद अगर सेल वॉल भी है तो वो भी नॉन लिविंग है ना। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा जो आउटर बाउंड्री बनाती है, और इसका स्ट्रक्चर हमें आज देखना है, ठीक है। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ 1950 में, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन देखी गई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉल एंड रस्का, जो साइंटिस्ट थे नॉल एंड रस्का, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो बेटा बात है 1950s की। उस समय सेल को सबसे पहले देखा गया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया था उसमें सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व किया गया था। एक साइंटिस्ट थे ग्रांडल एंड गार्डल एंड ग्रेंडल। गार्डल एंड ग्रेंडल दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने बेटा दोनों अलग अलग दोनों लोगों ने काम किया था। इन लोगों ने किया क्या था बेटा कि आरबीसी को इन्होंने आइसोलेट किया और इस आरबीसी के मेम्ब्रेन को निकाला। आरबीसी के मेम्ब्रेन को आइसोलेट किया और उसका स्ट्रक्चर पर स्टडी किया। तो बेटा आरबीसी की मेम्ब्रेन निकालना थोड़ा सा आसान लगा, इसलिए क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर आपकी पूरी सेल की स्टडी करनी है तो आप WBC की स्टडी करें, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस भी होगा, सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो उसको उन्होंने लिया आरबीसी को, और इस आरबीसी को इन्होंने बेटा क्या किया, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। कहाँ रखा बेटा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। ये आरबीसी है। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा बेटा, इस आरबीसी के अंदर वाटर जाएगा कि नहीं जाएगा? है ना बेटा? इंडोस्मोसिस इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इंडोस्मोसिस। अब इसमें जब वाटर अंदर इंटर करता रहेगा तब ये क्या होगी, स्वेल अप होगी और बर्स्ट हो जाएगी। जब सेल बर्स्ट हो जाएगी तो इसको हम बोलेंगे हीमोलाइसिस। अब हीमोलाइसिस होगी तो इसमें से जो भी अंदर का मटेरियल है, हीमोग्लोबिन और इसका जो साइटोप्लाज्म है, वो बेटा बाहर हो जाएगा, और इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो अलग हो जाएगी। हमें इसी की स्टडी करनी है, ठीक है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अब ये आइसोलेट हो जाएगी, जिसको घोस्ट ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। अब देखा कफर सेल्स में जब ये डिस्ट्रॉय होती है लीवर के तो फिर स्प्लीन में जाती है तो उसको घोस्ट ऑफ आरबीसी बोलते हैं ना बेटा। ये तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको घोस्ट
कहा गया है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह से आइसोलेट किया गया। किसने आइसोलेट किया था बेटा? गार्डल और ग्रेंडल ने, इन्होंने आइसोलेट किया था। ठीक है, इन्होंने ही ये सबसे पहले बताया कि ये लिपिड बाइलेयर होती है। बनी किसकी होती है बेटा? लिपिड की। और लिपिड की एक लेयर नहीं होती है बल्कि 2 लेयर्स होती हैं। ये मान लो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, और एक लिपिड के मॉलिक्यूल्स ये हैं। तो ये 2 लेयर में, एक लेयर ये है और एक लेयर ये बाइलेयर है। ठीक है, और बीच में हाइड्रोकार्बन की चेन है इनमें। ये ऐसा इन्होंने सबसे पहले बताया था, लिपिड बाइलेयर। अब जरा इसको इरेज करें बेटा। अब इसका स्ट्रक्चर जरा हम डिटेल में देख लेते हैं। ये कहानी 1950 से शुरू हुई और धीरे धीरे 1971 तक जाएगी, जहाँ जब सिंगर एंड निकोलसन इसको अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे और एक मॉडल देंगे जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ठीक है, हम इसको स्टडी करेंगे। अभी पहले ये देख लेते हैं कि बेटा जब इन्होंने ये बताया कि यूनिट मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन मॉडल है, बाइलेयर है, तो अब देखो ये बेटा सेल, ये सेल है, इसकी तो बाहर क्या है बेटा? ECF होगा, है ना। अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, तो ये लिपिड के बाई जो मॉलिक्यूल हैं वो किस तरह से अरेंज होंगे, इनका पता लगाना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। इसके लिए कई मॉडल दिए गए हैं, जैसा कि अब देखो इन्होंने बताया, डेविसन और डेविनियल ने। देखो ये ऐसे, एक मिनट रुको, ये एक पूरी मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर ये लिपिड के मॉलिक्यूल हैं बेटा। तो दोनों तरफ देखो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, साइटोप्लाज्म की तरफ भी और ECF की तरफ भी, दोनों तरफ से, और बीच में ये हाइड्रोकार्बन की चेन है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मॉडल दिया था जिसको बोला गया सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल ये किसने दिया था बेटा? सैंडविच मॉडल दिया गया था डेवसन एंड डेनियली। डेवसन एंड डेनियली। ठीक है बेटा, इन लोगों ने सैंडविच मॉडल दिया था और उन्होंने कहा जैसे देखो ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर है। क्या है बेटा? लिपिड बाइलेयर, लिपिड मॉलिक्यूल है। और लिपिड बेटा कौन सी होती है? फास्फोलिपिड होती है। कौन सी लिपिड होती है? फास्फोलिपिड होती है। तो ये इस तरह से, तो देखो ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल होगा, ये लिपिड के हेड है, ये इसकी टेल है। हेड को कहा गया कि हेड जो होती है ये हाइड्रोफिलिक होती है, हाइड्रोफिलिक, और इसकी जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। तो यहाँ पे जो एरिया बना बेटा ये वाला अंदर वाला, तो ये बना हाइड्रोफोबिक एरिया, ये बाहर का बन गया हाइड्रोफिलिक एरिया। ये दोनों तरफ, इधर साइटोप्लाज्म है, इधर ECF है। तो इन्होंने जैसे कि मान लो एक सैंडविच है, ब्रेड है, उस पर हम लोग बटर लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो यहाँ पर ये एक लेयर ये सैंडविच की और ये दूसरी, और बीच में हमने ये बटर लगा दिया है। ठीक है, तो हालांकि 2 लेयर थे, यहाँ पे एक लेयर हाइड्रोकार्बन चेन की और है या इधर भी है, लेकिन हमने इसको एक लेयर माना गया, बीच में जो बटर है, दोनों तरफ बटर लगाया गया और बीच में ऐसे इसको चिपका दिया गया। ठीक, तो ये सैंडविच मॉडल इसको कहा गया था। ठीक है, सैंडविच मॉडल का मतलब बिल्कुल सैंडविच की तरह है, एक लेयर लिपिड की, दूसरी लेयर लिपिड की और बीच में ये बटर। ठीक है, और बटर होता भी कैसा है? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कि हाइड्रोफोबिक, जैसे आप कोई भी चीज़ वाटर में आप डालो तो वाटर में डिजॉल्व, जैसे शुगर है ना, ये साल्ट, ये सब क्या है? हाइड्रोफिलिक है। जो डिजॉल्व, मान लो इसमें ऑयल डाल देंगे तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स अलग अलग तैरते रहेंगे कि नहीं? तो ये होंगे हाइड्रोफोबिक। ठीक है, वाटर
लविंग एंड वाटर हेटिंग। हाइड्रोफिलिक अगर हम कह रहे हैं तो उसका मतलब होता है वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक है तो वाटर हेटिंग। ठीक है, तो बटर या घी आप पानी में डालो और उसको घुमा दो कि मिल जाए, और फिर आप देखो कुछ देर बाद फिर वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो वो अलग हो जाता है, पानी में कभी भी नहीं मिलता, वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो वैसे ही ये बीच में आपका ये मान लो बटर है और ये सैंडविच है, तो इसको सैंडविच मॉडल कहा गया। अब बेटा इसमें मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड ही नहीं होती है, क्या होता है इसमें, प्रोटीन, लिपिड के साथ प्रोटीन भी होती है और कार्बोहाइड्रेट भी होती है। लिपिड का कंपोजिशन जब हम बेटा देखेंगे, पहले ये मॉडल समझ लेते हैं। एक मॉडल जो था ये किसने दिया था बेटा, डेवसन एंड डेनियली ने, डेवसन एंड डेनियली। इसको कौन सा मॉडल क्या नाम दिया गया इसको, सैंडविच मॉडल। यानी उनका दो फास्फोलिपिड की लेयर होती हैं और इसके बीच में हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक चेन होती हैं। हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, कैसी होती है नेचर में, हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, और टेल कैसी होगी, हाइड्रोफिलिक होगी। तो ये उसके बाद बेटा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया रॉबर्टसन का, उन्होंने भी, लेकिन अब देखो बेटा ये जो सैंडविच मॉडल है और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये एक्सेप्टेड नहीं है। उसके बाद जो सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल आया है वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। ठीक है, हम पहले कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन देख लो सेल का, सेल मेम्ब्रेन का, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में इसमें होता है लिपिड होता है बेटा, क्या होता है, लिपिड, और प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। जो लिपिड होता है बेटा वो होता है 40%, प्रोटीन होता है 52% और कार्बोहाइड्रेट होता है अबाउट 8%, लगभग 8% उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन ये जो डेटा बेटा दिया गया है ये डेटा आरबीसी के रेफरेंस में दिया गया। जो सबसे पहले जो मेम्ब्रेन डिस्कवर हुई थी आरबीसी की, उसी की स्टडी हुई थी ना बेटा। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन में जो लिपिड का जो परसेंटेज है वो 40% लिपिड है, प्रोटीन 52% और बाकी जो बचा कार्बोहाइड्रेट वो 8%। लेकिन जनरली देखा जाए तो इसका डेटा अगर मिलता है, ये लिपिड जो है ये आरबीसी के केस में है बेटा, और अदर जनरल आरबीसी में एवरेज अगर हम देखें एवरेज तो लिपिड होता है 40 से 42 और प्रोटीन होती है 58%। बाकी बचा जो 1% होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 से 2% तक, 1 to 2%। तो ये वाला ये जो लिपिड है ये तो लगभग इक्वल सभी में है, ये 40 ही है एग्जैक्टली, बहुत कम 42 आपको मिलता है मोस्टली सेल में। 40% आपको क्या मिलेगी, लिपिड मिलती है। 40% क्या मिलती है, लिपिड मिलती है। प्रोटीन जो है बेटा वो आरबीसी केस में आपको 52% मिलेगी, अदर आपको मोस्टली 58% तक मिलती है। कार्बोहाइड्रेट इसमें आपको 8% और इन जनरल आपको 1 to 2% कार्बोहाइड्रेट मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है बेटा, इरेज करें। ये डेटा समझ में आ रहा है ना बेटा, इसको याद रखना है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया है बेटा, किसने दिया है, सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था बेटा, 1972 में।
ठीक है बेटा। ये बेटा मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है इनका, सभी साइंटिस्ट ने इस मॉडल को एक्सेप्ट किया है। और इनके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर होती है, और जैसा कि इसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो लिपिड बाइलेयर है और बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स लगे हुए हैं, और ये प्रोटीन मोज़ेक पैटर्न में, इनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, इस वजह से मोज़ेक इसको कहा गया। फ्लूइड क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें फ्लूइडिटी होती है, कुछ जो मॉलिक्यूल्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंटर कर सकते हैं, क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के अंदर आ सकते हैं, सेल से बाहर जा सकते हैं, ये फ्लूइडिटी होती है इसमें। वो हम देखेंगे फ्लूइडिटी क्यों होती है और कैसे होती है, वो हम आगे अभी बढ़ेंगे। तो दो चीज़ें हैं, फ्लूइडिटी है और जो प्रोटीन है, उन प्रोटीन का अरेंजमेंट है जो बेटा वो है मोज़ेक पैटर्न में, इरेगुलर पैटर्न में है। जैसे फर्श पे देखा होगा मोज़ेक पैटर्न होता है, वैसे ये मोज़ेक पैटर्न है और इस वजह से इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा जो लिपिड होती है इसमें, तो ये जो लिपिड होगी ये मेनली कौन सी लिपिड होती है बेटा? फास्फोलिपिड होती है। कौन सी लिपिड होती है? फास्फोलिपिड होती है। प्रोटीन जो होती है बेटा इसमें, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह की बेटा प्रोटीन देखने को मिलेगी। एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरी होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं। प्रोटीन का ये जो डिवीज़न है बेटा, ये इस बेसिस पर है कि हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, ईज ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, उसको अगर बाहर निकालना हो प्रोटीन को, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने में आसान कौन सी होगी। अब देखो बेटा, जो बाहर प्रोटीन होगी वो निकालना आसान होगा, जो अंदर धसी होगी वो निकालना कठिन होगा। ठीक है, तो जो अंदर धसी होगी उसको हम इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे, जो कि एम्बेडेड होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगी जो बाहर होगी उसको एक्सट्रैक्ट करना आसान होगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों का अरेंजमेंट कैसे होता है वो हम देखेंगे, मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाएंगे, वहाँ पे देखेंगे। इसको इरेज करें बेटा। बेटा डेविसन एंड डैनियल ने एक बात और बताई थी, हम वो छूट गई है, उसको भी मेंशन कर लेना। एक बात बताई थी कि जो कार्बोहाइड्रेट का अरेंजमेंट है बेटा, ये एक ही तरफ होता है जैसे, और ये बताया था कि ये एसिमेट्रिकल है। जो सिमेट्री बताई थी सेल की वो इन्होंने ये बताई थी जब सैंडविच मॉडल लिया था। इन्होंने कहा था कि जैसे ये मेम्ब्रेन है बेटा, ये मेम्ब्रेन के ये फास्फोलिपिड है। क्या है बेटा? ये फास्फोलिपिड है। इधर भी हमारे पास फास्फोलिपिड है। ठीक है बेटा, लेकिन अब प्रोटीन की जब हम बात करेंगे तो प्रोटीन हमें दोनों तरफ मिलेगी, यानी कि इधर क्या है हमारे पास, ECF है कि नहीं है, इधर क्या है हमारे पास, साइटोप्लाज्म है कि नहीं है। तो बेटा हमें दोनों तरफ प्रोटीन मिलती है। लिपिड के मॉलिक्यूल तो ये लगे हुए हैं, ठीक है, ये बाइलेयर है लिपिड की। अब लेकिन यहाँ पर साइटोप्लाज्म है,
इधर प्रोटीन होंगे, इधर भी प्रोटीन होंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट केवल ECF की साइड में होंगे, अंदर तरफ कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। ठीक है, अंदर की तरफ कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा इसको ऊपर बनाएंगे। अब देखो बेटा क्या होगा कि यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होंगी, ये प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन्स होंगी जो यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होंगी, कुछ प्रोटीन्स होंगी बेटा जो पार्शियली ऐसे एम्बेडेड होंगी। ठीक है बेटा, तो जरा देखो ध्यान से कि ये जो प्रोटीन है बेटा, ये प्रोटीन आपकी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगी। कैसी प्रोटीन होगी? एक्सट्रिंसिक होगी। ये प्रोटीन होगी जो इंटीग्रल प्रोटीन होगी या इंट्रिंसिक प्रोटीन होगी। ये प्रोटीन भी आपकी कैसी? इंटीग्रल है, लेकिन ये बेटा पार्शियली नहीं, ये पार्शियली एम्बेडेड है या बरीड है। बरीड मतलब धसी हुई, एम्बेडेड है या बरीड है। इनसाइड द मेम्ब्रेन, कहाँ बेटा? इनसाइड द मेम्ब्रेन। ये वाली है जो बेटा ये कंप्लीटली एम्बेडेड है, ये क्या है? कंप्लीटली एम्बेडेड है या बरीड है इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो ये दोनों इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, दोनों। अब बेटा देखो क्या है कि इसको बेटा किस बेसिस पर इसको इन दो प्रोटीन्स को डिवाइड किया गया है? एक्सट्रैक्ट करना है तो कौन सी आसान होगी, किसको हम जल्दी निकाल पाएंगे? ठीक है, हाँ, तो जो जिसको निकालना आसान, अब इसको निकालना आसान है एक्सट्रिंसिक, इसको निकालना कठिन है इंट्रिंसिक। ठीक है, ये दो प्रकार, दो टाइप्स इसको। अब इनका अरेंजमेंट कोई पैटर्न जो है रेगुलर पैटर्न नहीं है ना, कुछ प्रोटीन यहाँ लगी, कुछ अंदर धसी, कुछ पार्शली धसी हैं, कुछ ज़्यादा धसी हैं, कुछ बाहर लगी हुई हैं। तो ये जो प्रोटीन का अरेंजमेंट है मोज़ेक पैटर्न में लगी हुई है, इसलिए इसको मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड अभी बताएंगे, इस प्रोटीन की वजह से उसको बोलते हैं मोज़ेक मॉडल। ठीक है बेटा, तो अब ये जैसे बेटा ये, अब मान लो रसगुल्ला है, आपने देखा होगा डब्बा, रसगुल्ले का डब्बा आया, अब उसमें रसगुल्ले जो हैं कुछ उसमें जो शुगर सॉल्यूशन है जलाओ, उसमें डूबे हुए हैं, कुछ आधे डूबे हुए हैं, कुछ बिल्कुल बाहर रखे हुए हैं। तो तुमको रसगुल्ला निकालना होगा तो कौन सा आसान है निकालना? जो बाहर ऊपर रखा हुआ है, उंगली डूबे ना उसमें, आप निकाल के खा सकते हो, है ना, कि जो नीचे होगा वो निकालोगे, बाहर है उसको निकालना आसान है। तो अब ये मान लो वो रसगुल्ला जो आपको बाहर से उठा लेना, ठीक है, ये उसमें शुगर सॉल्यूशन में रसगुल्ला डूबा हुआ है अंदर, ठीक है, कुछ आधा डूबा हुआ होगा, तो ये है। क्लियर है कि नहीं? अब देखो बेटा, अब ये जो लिपिड बाइलेयर है इसमें कुछ हाइड्रोकार्बन की चेन होंगी, दोनों तरफ होंगी ना बेटा? ठीक है, अब इसमें बीच बीच में बेटा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। क्या होता है? इन सब बातों को बेटा समझते जाना है, जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर बीच बीच में क्या होता है बेटा? कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होते हैं। जो हमने लिपिड की बात करी थी बेटा, ये लिपिड जो होता है ये एक तो फास्फोलिपिड, हमारे ये लिपिड की बात करेंगे, एक तो हमारे पास फास्फोलिपिड होगा ना बेटा, और दूसरा हमारे पास स्टेरॉल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेरॉल। अब स्टेरॉल में हमारे पास एक तो कोलेस्ट्रॉल होगा, दूसरा हमारे पास फाइटोस्टेरॉल होगा, और हमारे पास अर्बोस्टेरॉल होगा। ये चीज़ समझना है। देखो बेटा, कोलेस्ट्रॉल क्या है? लिपिड डेरिवेटिव ही है ना बेटा, जो हमारे पास स्टेरॉइड्स बनते हैं,
प्रोस्टाग्लैंडिन से बनते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से डेरिवेटिव्स होते हैं, और ये सब लिपिड डेरिवेटिव है ना बेटा। तो जो कोलेस्ट्रॉल है, तो ये कोलेस्ट्रॉल आपको मिलेगा एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कहाँ मिलेगा बेटा? ये नोट कर लेना कहीं पे, कहाँ मिलेगा बेटा? एनिमल। और फाइटोस्टेरॉल है, ये कहाँ मिलेगा बेटा? प्लांट की सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और ये मिलेगा हमें फंजाई की सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, लेकिन आप कोलेस्ट्रॉल ही मान के चलो कि ये कोलेस्ट्रॉल होते स्ट्रक्चरली सिमिलर ही होते हैं, लेकिन ये अलग अलग सेल में अलग अलग देखने को मिलते हैं। प्लांट सेल में एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल, प्लांट सेल में फाइटोस्टेरॉल, और फंजाई सेल में अर्बेस्टेरॉल मिलते हैं। ठीक है बेटा। तो ये अब जरा ध्यान दो बेटा कि ये क्या है? फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैं। एक लेयर ये, एक लेयर ये, लिपिड बाइलेयर है ये। ठीक है। बीच बीच में धसे हुए हैं प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स बाहर हैं, कुछ प्रोटीन्स अंदर हैं। इस तरह ये बनाते हैं मोज़ेक पैटर्न। अब फ्लूइड क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी होती है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है, लेकिन बाहर जाने और अंदर आने के लिए कुछ शर्तें। ठीक है। वो यूं ही नहीं है कि कोई भी अंदर आ जाए, कोई भी मॉलिक्यूल अंदर आ जाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर है सिलेक्टिव परमेबल, सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। किसी चीज़ को सिलेक्ट करना होता है, कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। ठीक है। तो पहली बात तो ये जान लो कि जो चीज़ें बेटा हाइड्रोफोबिक होंगी, जो चीज़ें हाइड्रोफोबिक होंगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इसके बेसिस पर अन्य कॉन्सेप्ट बहुत से बनेंगे। जो जितने भी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन हमने देखा है, आप लोगों ने देखा कि जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो भी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, ये एग्जाम्पल है उसका। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस क्या करेंगे बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं। और जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस हैं, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए होते हैं चैनल्स। अब बेटा ये जो हमने भी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की बात करी थी, ये जो प्रोटीन धसे हुए हैं ये यूं ही नहीं धसे हुए हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर। ये बनाते हैं चैनल या टनल। जो प्रोटीन्स, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो प्रोटीन्स चैनल बना रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल जो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, उनको इन चैनल के थ्रू आना होगा। ठीक है। और इन चैनल को आने के लिए यहाँ पर जो बेटा बाहर प्रोटीन लगे हुए हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हैं, ये बेटा काम करेंगे कैरियर प्रोटीन की तरह। कुछ होते हैं जो चैनल से भी डायरेक्टली नहीं आ पाते, उनके लिए भी कैरियर होना चाहिए। वो हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे सिग्नलिंग कैसे सेल में कैसे होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबिलिटी है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो हमने कहा कि ये जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस डायरेक्ट अंदर चले आते हैं, ये कैसे आते हैं? तो बेटा ध्यान रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से? फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल। ये जो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें बेटा मूवमेंट देखी गई है दो तरह की। कौन सी मूवमेंट? दो तरह की मूवमेंट देखी गई है, जिससे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल, देखो हम इधर इसको इरेज करें बेटा, ये इरेज कर देना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल में दो तरह की मूवमेंट कौन सी होती है? एक मूवमेंट को हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखे रहे हैं, ध्यान देना, एक होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, और दूसरी होती है ट्रांसलोकेशनल, या इसको बोलेंगे लैटरल, ट्रांसलोकेशनल या लैटरल मूवमेंट। दो तरह की मूवमेंट होती है। जरा देखो, ये मूवमेंट, ये अगर मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से यहाँ आ जाए, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशनल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशनल मूवमेंट। ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ और ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट
ट्रांसलोकेशनल मूवमेंट, ये मॉलिक्यूल इधर आ रहा है, जो ट्रांसलोकेशनल मूवमेंट होती है कोलेस्ट्रॉल इसमें हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल्स बीच बीच में लगे हुए हैं वो हेल्प करते हैं इनको ट्रांसलोकेशनल मूवमेंट कराने में, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि जब ये बेटा ट्रांसलोकेशनल मूवमेंट होती है तो इसमें इनके साथ प्रोटीन्स भी मूव करती, जो प्रोटीन्स लगी हुई हैं वो प्रोटीन क्या करती हैं, मूव करती इनके साथ। ये अगर मान लो कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल इससे जुड़ा हुआ है और ये जब इधर आएगा तो ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल भी इसके साथ आता है, ठीक है। तो ये कैरियर प्रोटीन्स भी एक दूसरे से जगह से ट्रांसलोकेट होती रहती है, ठीक है। तो ये ट्रांसलोकेशनल मूवमेंट है। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो भी होगी तो अकेला लिपिड मॉलिक्यूल मूव करेगा। क्या कहा हमने बेटा, लिपिड मॉलिक्यूल मूव करेगा। लेकिन अगर ट्रांसलोकेशनल मूवमेंट होगी तो उसके साथ प्रोटीन का मॉलिक्यूल भी मूव कर सकता है, मूव करता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ मूव कर सकता है। कौन, प्रोटीन का मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। अब सुनो, ये जो ट्रांसलोकेशनल मूवमेंट होती है इसी की वजह से इसमें फ्लूइडिटी आती है। जैसे हम यहाँ डस्टर है, डस्टर पे मार्कर डालें तो ये इसको क्रॉस कर पा रहा है, नहीं कर, क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है। लेकिन अगर पानी होता, पानी में मार्कर डालेंगे सीधा चला जाएगा ना बेटा। तो ये जो है क्योंकि ये अब फ्लूइड होगा ना तब जा पाएगा, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल इसको क्रॉस कर रहे हैं इसलिए इसमें फ्लूइडिटी आती, ठीक है। फ्लूइडिटी आती है, सेल में मोमेंट भी इसी वजह से आती है। अगर ये सेल में फ्लूइडिटी ना हो, ये मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल मूव ना कर पाएँ तो सेल मूव नहीं कर पाएगी। आपने देखा सिलिया बनती हैं, फ्लैजेला बनती हैं, सेल मूवमेंट में हेल्प करती हैं। सेल डिवीजन होता है, वहाँ पे सेल में इनवेजिनेशन होता है, इंडोसाइटोसिस होती है, एक्सोसाइटोसिस होती है, पिनोसाइटोसिस होती है। तो ये जो सेल की एक्टिविटीज़ हैं बेटा ये बहुत ज़्यादा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डिपेंड करते हैं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूवमेंट ना हो इनके मॉलिक्यूल्स में तो इंडोसाइटोसिस हो पाएगी, एक्सोसाइटोसिस हो पाएगी, सिलिया फ्लैजेला बन पाएंगे, सेल मूव कर पाएगी, स्यूडोपोडिया बन पाएंगे। यानी ये जो फंक्शंस हो रहे हैं, सेल जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो सेल वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी अगर ये सेल के मॉलिक्यूल्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट ना हो। तो ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है बेटा। फ्लिप फ्लॉप मूव करते हैं, ट्रांसलोकेट होते रहते हैं, इस वजह से इसमें फ्लूइडिटी आती है। तो ये इस वजह से इसको बोला गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आई बात समझ में, क्यों बोला गया? एक तो फ्लूइडिटी है लिपिड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से, इसलिए फ्लूइड। मोज़ेक क्यों? प्रोटीन्स का अरेंजमेंट इरेगुलर है, कोई प्रोटीन अंदर धसी हुई है पार्शली, कोई धसी हुई है कंप्लीटली, कोई बाहर है, कोई बाहर है। तो इस तरह से यहाँ पर बेटा जो प्रोटीन का अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है, मोज़ेक पैटर्न में है, इसलिए इसको कहा गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, 71 से 72 में काम किया था, 72 में फाइनल शेप दिया था इसको। और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, अभी तक यही मॉडल हम लोग स्टडी कर रहे हैं, यही मॉडल सभी साइंटिस्ट इसको ट्रू मानते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो बेटा दो चीज़ें हम लोगों ने देखी, एक हमने देखा है इसमें जो ये लिपिड मॉलिक्यूल हैं, दूसरा हमने देखा है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी लगे हुए हैं। एक चीज़ हमें और देखनी है, दो चीज़ें और देखनी है, एक तो ये हाइड्रोकार्बन चेन, दूसरी हमने भी कार्बोहाइड्रेट की बात इसमें नहीं की है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ होते हैं, ज़रा हम इसको ये बेटा इरेज करें, इधर का इरेज करें, थोड़ा ऊपर का। हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट बेटा जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं? ECF की साइड में, बाहर की साइड में। अंदर की साइड में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होंगे सिर्फ यहाँ पे। तो बेटा क्या होगा जरा ध्यान दो, ये बेटा क्या है? ये प्रोटीन है, ये क्या है? ये प्रोटीन, ये फास्फोलिपिड है। इस फास्फोलिपिड से कोई कार्बोहाइड्रेट की चेन है बनी हुई, क्या बनी बेटा? कार्बोहाइड्रेट की चेन है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है, ओलाइगोसैकेराइड है, ओलाइगोसैकेराइड। बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड, ओलाइगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। जो 2 से 10 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल होते हैं जिस कार्बोहाइड्रेट में, उसको हम बोलते हैं ओलाइगोसैकेराइड। 2 से 10, ओलाइगो का मतलब 10 ही होता है, तो 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड कंसिस्ट है
ओलाइगोसैकेराइड, ठीक है। तो ये चेन है, ठीक है बेटा। कुछ चेन हैं जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल से लगी हुई हैं, ये भी ओलाइगोसैकेराइड की चेन है। ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप? ओलाइगोसैकेराइड। देखो अगर मोनोसैकेराइड है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड कहेंगे वो भी कार्बोहाइड्रेट है, ओलाइगोसैकेराइड वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो हम कार्बोहाइड्रेट कहें या ओलाइगोसैकेराइड कहें, वो आप समझ जाओगे कि कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। तो ये ओलाइगोसैकेराइड की चेन लगी हुई है लिपिड के साथ, ये ओलाइगोसैकेराइड की चेन लगी हुई है प्रोटीन के साथ। तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलेंगे बेटा? कौन सी? जो कि लगी हुई है किसके साथ? प्रोटीन के साथ। जो लगी हुई है लिपिड के साथ उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलेंगे बेटा? ग्लाइकोलिपिड। अब ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लाइकोलिपिड है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, क्योंकि ये लिपिड के साथ जुड़ी हुई है, ये प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई है। जो लिपिड के साथ जुड़ी हुई है वो ग्लाइकोलिपिड, जो प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई जो वो ग्लाइकोप्रोटीन। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट की चेन है। इन दोनों को मिला के बोला जाता है, इन दोनों को मिला के बोला जाता है ग्लाइकोकाइलेक्स। इन दोनों को मिला के बोला जाता है ग्लाइकोकाइलेक्स। क्या बोलेंगे बेटा? ग्लाइकोकाइलेक्स। जो ग्लाइको ये तुम लोगों को नोट कर लिया तो ये इरेज करें, यहाँ पे लिखना है, इरेज करें। ग्लाइकोप्रोटीन है ये। अब इन दोनों को मिला लेंगे, ये वाला किसको? ग्लाइकोलिपिड प्लस ग्लाइको, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोलिपिड है, ये ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है बेटा। तो ये दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोकाइलेक्स। ग्लाइकोकाइलेक्स जो होती है वो सेल आइडेंटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? ये एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है सभी सेल्स के अंदर, सेल टू सेल ये वेरी करता है और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। ये सेल का चेहरा है। कोई भी सेल जैसे एंटीबॉडी एंटीजन को पहचानता है, एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्शन होता है, जो भी सेल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रही हैं तो ये ग्लाइकोकाइलेक्स की वजह से रिकॉग्नाइज कर रही है, ठीक है बेटा। तो ये सेल की क्या है? आइडेंटिटी है, सेल का चेहरा है। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में चेहरा होता है ना बेटा, फोटो। हम किसी को देखते तो उसका चेहरा देखते पहचानते हैं, हाथ देख के तो नहीं पहचानते ना। तो ये इसका चेहरा है, किसका? सेल का, ठीक है। तो ये सेल की आइडेंटिटी है। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए हेल्पफुल है या रिस्पॉन्सिबल है। तो सेल किसी सेल को रिकॉग्नाइज करती है, इसी के बेसिस पे रिकॉग्नाइज करती है, ग्लाइकोकाइलेक्स के बेसिस पर। इतना क्लियर है बेटा? नोट कर लो, इरेज करें। हाइड्रोकार्बन की चेन जो लगी हुई है CH3 CH2 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 CH3 CH2 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 CH CH2 CH2 CH3। जरा देखना बेटा, ये एक हाइड्रोकार्बन की चेन जो होती है उसमें सभी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरी वाली जो होती है वो होती है अनसैचुरेटेड। इसमें बीच में वन और मोर डबल बॉन्ड होते हैं। ये जो डबल बॉन्ड होते हैं इसकी वजह से ये सेल अनसैचुरेटेड होती है और फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वजह से ये हल्का सा बेंड दिखाई पड़ती है। हमने एक जो बनाई है ये सीधी बनाई है, दूसरी हल्का सा टेढ़ी बनाई है। देख रहे हो बेटा,
नहीं बनाई टेढ़ी, इसको टेढ़ी कर लो ऐसे। ये देखो, एक ऐसे टेढ़ी है, ये एक ऐसे टेढ़ी। ये शो हो रहा है कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन है बेटा वो है सैचुरेटेड, दूसरी जो हाइड्रोकार्बन की चेन है वो है अनसैचुरेटेड, ये है सैचुरेटेड। यानी इसमें सभी बॉन्ड कैसे हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड है, इसमें बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, 1 2 3 4, ये CH है, ये भी CH है, 1 2 3 4। ठीक है, बॉन्ड कंप्लीट है ना बेटा चारों। तो ये इस तरह की चेन होती है। अब यहाँ से ये लिपिड हेड है और ये बन गई टेल, तो ये दोनों टेल में एक टेल तो देखो सीधी है और एक टेढ़ी है, देख रहे हो बेटा, यहाँ पर ये है, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है। अब ये हाइड्रोकार्बन की चेन जो होती है बेटा, ये नॉन पोलर है कि पोलर है, नॉन पोलर है। ये वाले जो लिपिड मॉलिक्यूल है फास्फोलिपिड के, ये पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर है। ठीक है, फास्फोलिपिड, ठीक है, क्या है, तो पोलर है, इस वजह से ये हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है। पोलर है तो हाइड्रोफिलिक है, और नॉन पोलर है तो हाइड्रोफोबिक है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक एरिया, बीच में जो हमने बनाया था अभी, ये बीच में, ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक एरिया है। बाहर का एरिया कैसा है बेटा, हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, अब जो इसका ये जो स्पेशलिटी है मेम्ब्रेन की, वो मेम्ब्रेन है बेटा सिलेक्टिव परमेबल। कैसी है, इसके कुछ फंक्शंस की हम बात करेंगे, लेकिन मेन जो आपका एक फंक्शन भी है और इसकी स्पेशलिटी है सेल की, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमेबल। देखो परमेबिलिटी के हिसाब से कोई मेम्ब्रेन है बेटा, ये इम्परमेबल हो सकती है, यहाँ से कोई क्रॉस ना कर पाए, इम्परमेबल। ठीक है, अगर यहाँ से कुछ सॉल्यूशन है तो केवल फ्लूइड इस मेम्ब्रेन को पार कर पाए। ध्यान देना बेटा, केवल ओनली फ्लूइड कैन ट्रेवल अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन, देन इट विल कॉल्ड सेमी परमेबल। ठीक है, तो मान लो हमने चीनी घोल रखी इसमें, तो चीनी ना जा पाए और कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर वाटर ट्रेवल कर पाए तो ये क्या है, ऑस्मोसिस है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। ठीक है, और कुछ होता है बेटा कंप्लीटली परमेबल, जो भी है सब कुछ ट्रेवल कर जाए, डिफ्यूज आउट कर जाए तो वो हो जाएगा परमेबल। और एक होती है उसी तरह से सिलेक्टिव परमेबल। सिलेक्टिव परमेबल का मतलब है कोई मॉलिक्यूल क्रॉस कर पाए, कोई मॉलिक्यूल क्रॉस ना कर पाए, तो उसको बोलेंगे सिलेक्टिव परमेबल। ठीक है बेटा, तो सिलेक्टिव परमेबल का मतलब पहली बात तो ये है, ये ध्यान देना बेटा कि हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस होंगे बेटा, हाइड्रोफिलिक लिख दिया ऊपर, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होंगे बेटा, वो इसको कैन क्रॉस। तो अब ऐसा नहीं है कि जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ ही नहीं पाएंगे, आएंगे। उनके लिए कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, कुछ चैनल्स हैं, पोर्स हैं। ठीक है, जैसे वाटर के लिए पोरिन्स होते हैं, तो ये चैनल्स हैं, ये भी एक तरह के पोर्स हैं, टनल्स हैं, तो इनके थ्रू आना होता है। तो अब इसमें आप देखते हो कि कुछ डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन है, ये कुछ गैसेज हैं, या फिर हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आते हैं, किसी भी इनकी चीज़ की ज़रूरत इनको नहीं पड़ती है। ठीक है, दूसरा वे होते हैं जो कि चैनल के थ्रू आते हैं, लेकिन किसी कैरियर प्रोटीन की मदद से आते हैं, कैरियर प्रोटीन की हेल्प से आते हैं, तो वो आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में। ठीक है, वो उसकी हेल्प से इसको अंदर आना होगा। तो ऐसा नहीं कि सेल के अंदर
कोई मॉलिक्यूल कोई भी हो मुंह उठा के चलाए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एक कंप्लीट सिक्योरिटी होती है। जिस चीज़ की सेल में ज़रूरत है उसी के लिए सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर चैनल्स होते हैं, और जितनी ज़रूरत है उतने चैनल होते हैं, है ना बेटा। मिनरल न्यूट्रिशन में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जब जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और वो सिम्पोर्ट और वो जो पाथवे होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर से होकर उसको गुजरना पड़ता है उस सेल सैप को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ज़रूरत के मिनरल्स हैं एक्टिवली एब्जॉर्ब तो सभी हो गए रूट हेयर में, लेकिन वो जो ज़रूरत के हैं वही केवल अंदर आ पाएँ। एक तरह का छन्ना है यहाँ पर कि जो नेसेसरी नहीं है सेल के लिए वो बाहर रह जाए, जिनकी ज़रूरत है वही अंदर आ जाए। तो हर मॉलिक्यूल के लिए चैनल हैं अलग अलग, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है उतने चैनल हैं, ठीक है। तो ये सेल की एंट्री, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स की एंट्री को यहाँ पर रेगुलेट करना होता है इसके द्वारा, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो एक लाइन में हम ये देखेंगे, केवल एक लाइन में, कि जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है वो डायरेक्टली क्रॉस नहीं करेंगे, उसके लिए चैनल्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं और रिसेप्टर्स हैं, उनसे बाइंड होकर के चैनल के थ्रू वो अंदर आएंगे, ठीक है। अब कैसे आएंगे, सबके लिए अलग अलग सुविधाएं हैं इसमें, ठीक है। कुछ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू आएंगे, कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएंगे, और कुछ सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आ जाते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा बताओ, सिलेक्टिव परमेबिलिटी का क्या मतलब होता है बेटा? Some molecules can cross and some cannot cross. Particular can cross and particular molecule cannot cross the cell membrane. This is called selective permeability of membrane. टाइम कितना हुआ है? बस करो फिर।